नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया है ना? तो देखिए, बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ ही गया है और आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में साइंस के क्वेश्चन का दबदबा रहता है। तो मैं आपको अब सीक्वेंस वाइज जो साइंस के एमसीक्यूज दे रहा था, वो सीक्वेंस वाइज आपको टॉपिक वाइज टॉपिक दे रहा हूँ। 10-12 टॉपिक पढ़ना है बायोलॉजी में, वैसे ही 10-12 फिर फिजिक्स में, फिर 10-12 आपको केमिस्ट्री यानी रसायन में। तो टॉपिक वाइज मैं दे दूंगा ताकि फिर आपको लास्ट में टेस्ट कराऊं तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आज चलिए, आज का जो टॉपिक है उसमें आप जीवों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जीवों की उत्पत्ति के बारे में कुछ ही क्वेश्चन हैं। 2-4 दिन के बाद जीवों की उत्पत्ति पर एक और फुल डिटेल क्लास रहेगी हमारी, उसको भी देखिएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमसीक्यू वो देख लीजिए। जो फुल डिटेल वाला आएगा उसमें सब चीज कवर कराऊंगा आपको, है ना। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं, फटाफट अंदाज में देखेंगे हम लोग। अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूं मैं। देखिए, सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बिल्कुल दिखाई देते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा, हाँ बस इतना। चलिए आइए, कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, ये प्रश्न ना बच्चों को अक्सर फंसाता है। जैसे ही बच्चा देखता है कि जीव विज्ञान, तो उसका मन ललचाता है कि मार दें अरस्तु, और वो लगा देता है आंसर किस पर, अरस्तु पर। परिणाम क्या होता है कि अरस्तु आंसर गलत है। यहां कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जी हाँ, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कह रहा है, ठीक ना। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कह रहा है, तो जान लीजिए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविरियंस ने किया था। किसने? लेमार्क तथा ट्रेविरियंस ने किया था। तो राइट आंसर जो होगा भाई वह सी होगा, ना कि बी। यहां ध्यान देना है, सी होगा, जरा जान लीजिए, सी आंसर राइट होता है। ठीक, चलिए हम आते हैं दूसरा, वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान, इसको कभी पूछे कि बॉटनी के जनक, फादर ऑफ बॉटनी, है ना। जब आप पढ़ते हैं तो जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि जूलॉजी के जनक तो आंसर बदल जाएगा। अगर आपसे पूछे बायोलॉजी के जनक तो कुछ आंसर होगा, लेकिन बॉटनी पूछेगा तब आंसर अलग होगा। तो यहां वनस्पति विज्ञान के बारे में पूछ रहा है। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कौन है भैया? तो थियोफ्रेस्टस। कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस। यहां पर साल लगाना पड़ेगा। थियोफ्रेस्टस को जो है वह बॉटनी विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। थियोफ्रेस्टस बॉटनी के जनक या फिर इसके जनक कहलाते हैं। चलें आगे, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगर पूछे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द की नहीं, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बताएंगे आंसर अरस्तु। एक और इसी में पूछता है, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन तीनों में। किन किन तीनों में? एक तो जंतु विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान, और तीसरा वनस्पति विज्ञान। तो जीव और जंतु जो ज से शुरू हो रहा है वो अरस्तु होगा, और जो वनस्पति विज्ञान है वो कौन होगा? थियोफ्रेस्टस। ओके, चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये तो पूछा हुआ प्रश्न है। चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वह हिप्पोक्रेटस, नाम याद रखिएगा, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसे? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान देना है। चलिए हम आ गए हैं सवाल संख्या 5 के ऊपर। देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है जैव विकास को, जी हाँ, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास, अच्छा देखिए यहां पर जो कंफ्यूजन होता है कि जैसे ही जैव विकास का नाम आता है तो आपको लगता है कि चार्ल्स डार्विन होगा, बट यहां क्वेश्चन समझिएगा, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया है किसने, है ना। किसने समझाने की बात कर रहा है? तो समझाने वाले जो हैं
उनका नाम है लैमार्क। जी हाँ, लैमार्क, याद रखिएगा। ये वही लैमार्क हैं जिन्होंने, लैमार्क और ट्रेविलियनस ने बायोलॉजी शब्द या जैव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति करी थी, है ना। तो ये लैमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले क्या किया था, समझाया था। तो पांचवा का डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीजों को समझते चलिए, भूलेंगे नहीं। चलिए आते हैं छठवां सवाल। किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? देखिए, अभी आपने विकास, जैव विकास को समझाने की बात किया, ठीक, तब आंसर लैमार्क। अब कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने विकास का सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तावित करने की जब बात करें तो भैया आंसर आपका बदल जाएगा। चलते हैं, चार ऑप्शन देखते हैं क्या है आंसर। तो प्रस्तावित किया में देखिए, आप छाट देंगे आसानी से, न्यूटन होगा नहीं, आइंस्टीन होगा नहीं, डिकेंस आप बहुत ज्यादा नाम नहीं सुने हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह चार्ल्स डार्विन होगा। चीजों को अगर छांटना सीख लिए, एग्जाम में रिलेट करना सीख लिए, तो बहुत ही आसानी से आप इसको कवर कर पाएंगे। चलिए हम आ जाते हैं सवाल संख्या 7 के ऊपर। आते हैं सातवां सवाल, देखिए क्या कह रहा है। प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जी हाँ, देखिए, अभी आपसे मैं पूछा कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, तो चार्ल्स डार्विन ने, लेकिन ये जो विकास का प्रतिपादन किया, विकास का सिद्धांत का, इसका अपनी एक पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है। तो पूछे कि किस पुस्तक में, तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा। या कभी कभी पूछता है भैया उस पुस्तक का नाम कि ये किसकी पुस्तक है, तो याद रखिए द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। जी हाँ, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जो पुस्तक है, इसी पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने जो अपना सिद्धांत था, विकासवादी सिद्धांत था, उसको क्या किया था, विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था इसी पुस्तक में। यहां प्रश्न घुमाएगा, पूछेगा ऐसे करके, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसकी है? लैमार्क की, डार्विन की, अरस्तु की, लिनियस की, है ना। तो याद रखिएगा कि भैया द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। बता रहा हूं, ज्यादा इस पर फोकस कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आगे अगला सवाल। योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? योग्यतम उत्तरजीविता सिद्धांत जो है, इसका भी प्रतिपादन आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही किया गया था। चार्ल्स डार्विन का नाम आपको याद रखना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, विकास के सिद्धांत को कम से कम पढ़ते हैं, तो वहाँ चार्ल्स डार्विन का आपको याद रखना होगा। जी हाँ, क्योंकि चार्ल्स डार्विन से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। अब अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है, चार्ल्स डार्विन। अच्छा, एक चीज कभी अगर पूछ दे कि यह कहाँ के थे, तो याद रखिएगा ये ब्रिटिश प्रकृति विज्ञानी थे चार्ल्स डार्विन। ब्रिटिश प्रकृति विज्ञानी, 1809 से 1882 इनका कार्यकाल रहा है, जीवन काल रहा है। तो ये भी इनके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जान लेना है। चलते हैं हम लोग आगे सवाल संख्या 9 के ऊपर। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, 9वां नंबर सवाल। आइए 9वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। जीवधारी के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को अगर बात करें तो कहा जाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है भैया? टैक्सोनॉमी। जीवधारियों के वर्गीकरण के जो अध्ययन है उसको कहा जाता है क्या? टैक्सोनॉमी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखिए यहाँ पर टैक्सोनॉमी, राइट आंसर जो है वो सी में हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा हाँ, अगर पूछता है कि जनक किसको कहते हैं टैक्सोनॉमी का, ये भी अगर कभी प्रश्न पूछता है कि भैया टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमी का जो जनक है वो कहते हैं कैरोलस। कैरोलस, बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड भी लाने वाला हूं आप लोग के लिए, परेशान मत होइए। कैरोलस लीनियस। जी हाँ, कैरोलस लीनियस, याद रखिएगा टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस,
ठीक ना। अच्छा, वायरोलॉजी क्या होता है? तो विषाणुओं का अध्ययन, वायरोलॉजी यानी वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। जरा सा इसके बारे में डिटेल में बता दूं, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। आगे है एक फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या कहता है भैया? तो फिजियोलॉजी है विभिन्न प्रकार के पादप, विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। जो पादपों में जैविक क्रियाएं होती है उसका अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। तो ये भी आपको ध्यान देना है, फिजियोलॉजी क्या कहलाता है? विभिन्न पादपों का अध्ययन, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, विभिन्न पादपों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। चले हम लोग आगे। अच्छा हाँ, एक और छूट रहा है, सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी से क्या संबंधित है ना, सर्पेंटोलॉजी का में किसका अध्ययन होता है ये भी जान लीजिए। हमारे ख्याल से इसको बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए सर्प आप समझ ही गए होंगे, इतना काफी है। सर्प, सर्प मतलब सांप, तो सांपों के बारे में अध्ययन सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। बहुत ही सामान्य है। चलिए, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका? तो भाई पक्षी विज्ञान है तो पक्षियों का अध्ययन ही किया जाएगा ना, गाय बैल का थोड़ी किया जाएगा, क्यों। चलें 11वें नंबर प्रश्न पर। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। डीएनए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। कह रहे हैं हाँ, माता पिता की पहचान, बलात्कारी, चोर, उपर्युक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। थोड़ा सा जान लीजिए, जब अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि ये हमारे माता पिता हैं और माता पिता कहते हैं कि ये हमारा संतान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका डीएनए टेस्ट हो जाएगा और डीएनए मैच करा करके देखा जाएगा कि क्या इसका संतान है या इसकी संपत्ति में इसका हिस्सा होगा कि नहीं होगा। तो डीएनए से पता चल जाता है। बलात्कारी जब बलात्कार करता है तो मतलब जिस महिला के साथ वो बलात्कार किया तो वहां से उसका डीएनए निकाला जाता है, बलात्कारी के द्वारा किया गया जो कृत्य है वहां से, और फिर बलात्कारी का, है ना। तो दोनों को मैच करा करके यहाँ भी पकड़ा जाता है। चोर से भी, चोर का भी किया जाता है, जैसे चोर चोरी किया, बस इसका फिंगर प्रिंट आ गया, है ना, फिर चोर के फिंगरप्रिंट मैच कराया जाता है, तो इसका मतलब यह सभी हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न लग रहा होगा, अनजान प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन इसको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये तीनों जो पदार्थ है, तीनों तत्व हैं, यह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। उस समय ऑक्सीजन नहीं था। आपने पढ़ा होगा ना कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, तो ऑक्सीजन वाला तो ऐसे ही आप छाट दीजिएगा, तो आपको बचता बी और डी, है ना। तो इसमें बी आंसर राइट हो जाएगा, आंसर बी। बस क्वेश्चन को छाटना शुरू कर दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है, ह्यूगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने एक सिद्धांत दिया था, म्यूटेशन का सिद्धांत। क्या दिया था? म्यूटेशन का सिद्धांत। कभी कभी पूछता है कि भाई म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। अब म्यूटेशन तो यहाँ है नहीं, तो उसका हिंदी देखिए, ये होता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। जी हाँ। अच्छा, हिंदी में कभी अगर प्रश्न दे दे और ना समझ में आए तो इंग्लिश वाला वर्जन चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने या फिर ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन का या उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वह दिया था। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए 14वां और आखिरी सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए इसको समझिएगा। चार्ल्स डार्विन ने जब विकास का सिद्धांत दिया तो उसमें कहा, विकास के सिद्धांत में चार्ल्स डार्विन में, कि जिराफ की जो लंबी गर्दन है ये किसका परिणाम है? जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया है ये डार्विन ने कि ये जो लंबी गर्दन हुआ है जिराफ का, ये क्यों हुआ है। तो राइट आंसर पर मैं आ जाता हूं कि राइट आंसर क्या है। तो देखिए राइट आंसर जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण इनकी गर्दन लंबी हो गई है। कह रहा है जहां जिराफ होता है ना, वहां पेड़ जो है वो ऊंचा है। अब ऊंचाई में पेड़ की पत्ती खाने के चक्कर में ये गर्दन ऊंचा ऊंचा करके खाता है, तो एक बार में नहीं हो गया है, ये पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी ऐसे ही वहां खा रही है ना। तो ऐसे होते 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 लंबे समय तक एक ही कार्य होते होते यह जो है परिवर्तन हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
डी, है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 14 ही प्रश्न थे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। एक एक प्रश्न को मैंने बारीकी से बताया है। इस सारे प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। एक बार पीडीएफ में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन अवश्य करिएगा, वरना पढ़ा लिखा गुड़ गोबर हो जाएगा, इसलिए रिवीजन बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।